सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विद वीजे। जैसा कि मैंने टोटल 10 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर रखा है और सारे के सारे लेक्चर्स को मैंने प्लेलिस्ट में भी सेव कर दिया है। सो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 और उसमें अभी भी टॉपिक हमारा चल रहा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के केस में अगर बात करता हूँ तो मैं ये हमारा लेक्चर 7 नंबर जा रहा है। टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं सिस्टेमिक रूट के अंदर में, डैट इज़ कॉल्ड इनहेलेशनल रूट के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप सो जो टोटल 10 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को फार्मा में कवर करा है वो एक एक पॉइंट्स आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर आप सारे पॉइंट्स को बेसिकली अच्छे तरीके से अगर आप पढ़े होंगे तो सब एक तरीके से इंटरलिंक्ड होंगे। तो अगर आप लोगों ने टोटल 10 लेक्चर्स जो कवर हो चुके हैं आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसको 1 से 10 तक आप उसको पहले कवर करें। मैं फिर आप लेक्चर नंबर 11 में है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूं कि जो भी लेक्चर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कई बच्चे हो सकते हैं कि डायरेक्ट उसी लेक्चर्स पे आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा ये लेक्चर्स आपको तभी ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे जब तक आपके प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से कवर नहीं होंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं और अपनी फार्मा सीरीज़ को अच्छा करना चाहते हैं सो प्लीज़ मेक अस श्योर कि आप जो है 1 से लेकर 10 तक लेक्चर पहले आप उसको कवर करें। मैंने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया है, एक एक पॉइंट्स मैंने कवर करा है। मैंने जितने पॉसिबल रूट्स हो सकते थे मैंने सारे पॉसिबल रूट्स को कवर किए हैं। लेकिन आज के जो हमारे लेक्चर्स है लेक्चर नंबर 11 उसमें हम लोग इनहेलेशनल रूट के बारे में हम कवर करने जा रहे हैं कि कैसे हम इनहेलेशनल रूट से विद द हेल्प ऑफ अ इनहेलेशनल प्रोसेस कैसे हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी एक पेशेंट में। सो आज उसकी बात करेंगे। सो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11। दैट इज टॉपिक हमारा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी है, लेकिन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक हमारा 7 नंबर लेक्चर जाने जा रहा है ये, और टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेशनल रूट। तो एक बार मैं पहले आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि किस किस तरीके से मैंने लेक्चर्स को कवर करा है, देन आफ्टर इनहेलेशनल रूट पे हम फिर वापस आते हैं। 1 मिनट। ओके, सो हमारी जो लेक्चर्स की ये जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो जर्नी चालू हुई थी वो इस चार्ट से हुई थी। 1 मिनट। हाँ, वो जो आपको चार्ट सामने दिख रहा है ना, ये इसी चार्ट से हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करे थे हम लोगों ने। सो आप देख सकते हो कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा था, जिसमें से हमारा पहला था सिस्टेमिक रूट और दूसरा था हमारा लोकल रूट। सिस्टेमिक रूट में पहला अगर मैं बात करता हूँ इंटरल रूट की, और उसमें ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल और ट्रांसबक्कल ये मैंने सारे कवर करा दिए हैं, पूरा डिटेल के साथ मैंने एक एक चीज़ पॉइंट्स को कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरेंटल रूट, और पेरेंटल रूट में भी सबसे पहला जो हमारा है इंजेक्शन वाला, जिसमें इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राथिकल, एपिड्यूरल, इंट्राओसियस, मैंने सभी पॉइंट्स डिटेल में सब कुछ कवर करा दिया है। आप 1 बाय 1 आप जाएं लेक्चर्स में, अच्छे तरीके से आप सारे प्रोसेस को देखो कि मैंने कैसे कैसे इंजेक्शन वाले पार्ट को कवर किया एक एक करके, ठीक है। तो ये सिस्टेमिक का पार्ट था। नेक्स्ट इनहेलेशनल, जो आज मैं चालू करने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेशनल, और इनहेलेशनल में मैं पढ़ने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड मेटेरिड डोज इनहेलर, जिसको हम लोग MDI कहेंगे। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद ड्राई पाउडर इनहेलर, और थर्ड हमारा होगा नेब्यूलाइजर। उसके बाद 4th नंबर होगा हमारा सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर, देन आफ्टर स्टीम इनहेलर, एंड लास्ट हमारा होगा इंट्रानेजल स्प्रे। तो ये टोटल 6 टॉपिक जो है हमारा इनहेलेशनल रूट के अंदर आते हैं। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को कवर कराऊंगा। हालांकि लोकल रूट में भी कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं, जैसे कि मैं स्टार लगा देता हूँ। इधर देखो लोकल रूट जो है उसमें आपको मैंने इंट्राथिकल करा दिया है, इंट्रा आर्टेरियल करा दिया है, इंट्रा आर्टिकुलर नहीं कराया, ये कराऊंगा मैं। तो जो नहीं कराया उसको मैं छोड़ देता हूँ, स्टार मार्किंग नहीं लगा रहा हूँ मैं। इंट्राओसियस हो चुका है हमारा, स्टार मार्किंग है ना। तो जो हो चुका है आप देख सकते हैं लोकल रूट में भी स्टार मार्किंग कर दिया मैंने। उसके बाद ये जो है ट्रांसडर्मल हमारा पूरा का पूरा बचा हुआ है, इसको भी अपने लोग कवर करेंगे, मस्ट बी कवर्ड, है ना। या फिर अभी रहने दो इसको ऐसा है ना।
तो बाद में हम इसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से। सो अब हम लोग ये जो है चार्ट को अच्छे तरीके से देख चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बी, पर इंटेरल रूट के अंदर में आ रहा है और इनहेलेशनल, और उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन मिनट। दिस वन इज द ट्रांसडर्मल, ये सारा चीज़ हो चुका। हाँ लेक्चर ये हमारा ठीक है। एक मिनट। ये सारे पॉइंट मैंने कवर करा दिए हैं ऑलरेडी। जब आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाओगे तो सब कुछ आपको समझ में एक एक करके आ जाएगा, है ना। ये इंजेक्टेबल का एपिड्यूरल भी हो चुका था। ओके तो आप देख सकते हैं सिस्टेमिक रूट में हम लोग पेरेंटल रूट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ इनहेलेशनल रूट के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई होप सो आप लोगों को जितना भी प्रीवियस लेक्चर्स कराया गया होगा वो सारा आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और एक एक पॉइंट्स आप लोग अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। द इनहेलेशनल रूट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग मेडिकेशंस डायरेक्टली इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाया द लंग्स। तो आप डायरेक्ट आप मेडिकेशन को क्या करते हो, इनहेल करते हो, मतलब अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इनहेलेशन जब करोगे तो साथ साथ जैसे ही आप एयर को अंदर लेते हो वैसे ही ड्रग के मॉलिक्यूल्स भी आपके नोज के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होते हुए वो ड्रग्स हमारा लंग्स में चला जाता है। और लंग्स में जाने के बाद एल्वियोलाई में जाने के बाद आपको पता है कि वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा फाइन होती है, तो वहाँ से डायरेक्ट मेडिकेशंस का एब्जॉर्प्शन होगा इनटू द ब्लड। तो इनहेलेशनल रूट से भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी कंडीशंस एंड एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थेसिया। सो बेसिकली जो है ये रूट इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट को, जैसे कि इन केस ऑफ अस्थमा, in case of bronchial asthma that is called emphysema, bronchitis, ये सारे केस में जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उस केस में आप सिस्टेमिक रूट में एक इसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हो। इनहेलेशनल रूट भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है। आप इनहेलेशनल रूट को कैसे कैसे पढ़ोगे, कैसे क्या होते हैं, वो सारा मैं तो डिटेल धीरे धीरे बताऊंगा ही, लेकिन बस आपको इतना समझना है कि इनहेलेशनल रूट जो है वो ज़्यादा प्रीफर होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन जो भी होते हैं उस केस में, ठीक है। और एनेस्थीसिया भी हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशनल रूट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये काम करते हैं वो समझिएगा। डायरेक्ट डिलीवरी टू लंग्स, वो मेडिकेशन जो है, मेडिकेशंस आर इनहेल्ड एंड एब्जॉर्ब्ड थ्रू द एल्वियोलाई इन द लंग्स प्रोवाइडिंग अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। मैंने बताया कि एल्वियोलाई के पास बहुत सारे जो फाइनर ब्रांचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वहाँ से ड्रग्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड्स में चले जाते हैं। लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो लोकली भी काम करेगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि सपोज करो किसी पेशेंट को अगर ब्रोंकियल अस्थमा हो रखा है, ब्रोंकियल अस्थमा, तो ब्रोंकियल अस्थमा के केस में क्या होता है, पेशेंट के ब्रोंकाई जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं ना, नैरो हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं या फिर नैरो हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो हमारा ब्रोंकस वाला एरियाज है वो हमारा जब कॉन्स्ट्रिक्ट नैरो हो चुका है तो हम कुछ ऐसा ड्रग लेंगे जिसके कारण से क्या होगा कि ये जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट ऑफ द ब्रोंकस है ये डायलेट हो जाए,
ताकि प्रॉपर तरीके से एयर उसमें जा सके। क्योंकि ज़रा सोचो कि अगर ये ब्रोंकाई ज़्यादा नैरो हो जाएगी तो एयर प्रॉपर तरीके से लंग्स में नहीं जा पाएगी। तो जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर ठीक से नहीं जा पाएगा तो उस पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी की डिस्ट्रेस होने लग जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, उसको सांस ठीक से नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिलीवर तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि ब्रोंकस क्या हो चुका है, हमारा काफ़ी ज़्यादा नैरो हो चुका है। तो हम ब्रोंकियल अस्थमा अगर पेशेंट का सही करना चाहते हैं तो वी यूज टू प्रोवाइड अ ब्रोंकियो डायलेटर। ब्रोंकियोस को क्या करने लगेंगे, वो डायलेट कर देंगे, और जैसे ब्रोंकस डायलेट हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से एयर का फ्लो उसमें वापस कंटिन्यू हो जाएगा। सो याद रखना है कि ब्रोंकियल अस्थमा के केस में पेशेंट को वी ऑलवेज प्रोवाइड अ ब्रोंकियो डायलेटर, और उसके बाद जो है जिसके कारण से इन्फ्लामेशन हुई है ब्रोंकस के एरियाज में, उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए वी प्रोवाइड अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसका जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो इन्फ्लामेशन कम जाए धीरे धीरे। बिकॉज इन्फ्लामेशन के कारण से ही ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था। ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन इस कदर से हो चुका था कि एयर प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा था। तो पहले हम ब्रोंकियो डायलेटर देंगे पेशेंट को, पहला मैनेजमेंट। उसके बाद हम इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। क्या बात समझ में आ गया? तो क्या ये लोकली काम किया कि नहीं किया? जो एक पार्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी उसी पार्टिकुलर जगह को वो उसने सही किया ना, दैट इज कॉल्ड लोकली एडमिनिस्टर्ड, ये काम करते हैं। ठीक है, तो मेडिकेशंस कैन टारगेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द कंडीशंस लाइक अस्थमा के केस में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड COPD के केस में, और प्रोवाइड सिस्टेमिक इफेक्ट बाय एब्जॉर्बिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकल ही इफेक्ट ये शो करेगा, ये लोकल के साथ साथ सिस्टेमिक इफेक्ट भी शो करेगा। मतलब कि हमारे ब्लड में जाके पूरे बॉडी में ये ड्रग सर्कुलेट होकर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होगी वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम्स को सही करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि इनहेलेशनल रूट जो है वो ड्यूअल मोड का काम कर रहा है, आपका लोकली भी काम कर रहा है एज वेल एज आपका सिस्टेमिक भी काम कर रहा है। आई होप सो इतना बात आप लोग को क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉमन एप्लीकेशंस को ज़रा ध्यान देते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं इनहेलेशनल रूट का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशंस होंगे तो उस केस में वी यूज़ अ इनहेलेशनल रूट। यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर अस्थमा के केस में, COPD के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में, और एनी सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में आप इनहेलेशनल रूट ऑफ ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनहेलेशनल प्रोसीजर। इनहेल्ड एनेस्थेटिक आर यूज्ड फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द सर्जरी। तो आप लोकली कोई सर्जरी करना चाह रहे हो या कोई भी पार्टिकुलर का सर्जरी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाए, तो आप तो स्पाइनल कॉर्ड से तो दे ही सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड में भी याद करो एपिड्यूरल मैंने पढ़ाया था, स्पाइनल एनेस्थीसिया ये सब मैंने बता दिया था आपको लेक्चर नंबर 10 में ऑलरेडी। तो आप विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशनल रूट भी आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादातर ये हमारा जनरल एनेस्थीसिया में काम आता है। ठीक है, इनहेलेशनल वाला किस में आता है काम, ये जनरल, पूरी की पूरी बॉडी हमारी एनेस्थीसियाज्ड हो जाएगी, है ना, जनरल एनेस्थीसिया के केस में। सिस्टेमिक डिलीवरी के केस में सम मेडिकेशन सच एज इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड वाया इनहेलेशंस फॉर द सिस्टेमिक इफेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉमन एप्लीकेशंस आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिया मैंने। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड दैट इज कॉल्ड अ फॉर्म्स ऑफ इनहेलेशन मेडिकेशन। मतलब कि आप जो मेडिकेशंस ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशनल रूट, तो कौन कौन से फॉर्म्स के आते हैं वो फॉर्म्स को हम लोगों को देखने। टोटल 6 फॉर्म्स होंगे, वो देखिए। पहला हमारा है मेटर्ड डोज इनहेलर जिसको MDI कहते हैं। दूसरा हमारा है ड्राई पाउडर इनहेलर जिसको DPI कह रहे हैं। थर्ड है हमारा नेब्यूलाइजर। फोर्थ है हमारा इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। तो आप 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मेटर्ड डोज इनहेलर क्या कह रहा है, समझिएगा। पोर्टेबल डिवाइस दैट डिलीवर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन एरोसोल फॉर्म। क्या होते हैं मेटर डोज इनहेलर, अभी थोड़ी देर में आपको फिगर के साथ मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा हमारा है ड्राई पाउडर इनहेलर, डिवाइस दैट डिलीवर मेडिकेशन इन ड्राई पाउडर फॉर्म में देंगे, एक्टिवेटेड बाय द पेशेंट इनहेलेशन।
नेब्यूलाइजर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लिक्विड मेडिकेशंस इनटू फाइन मिस्ट फॉर इनहेलेशन। तो लिक्विड मेडिकेशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिस्ट उसको कहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है लिक्विड तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना, तो लिक्विड को डायरेक्ट अगर हम इनहेलेशनल रूट से लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर वो लिक्विड को कन्वर्ट कर दे मिस्ट में, फॉग के फॉर्म में, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स में, इतना छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल सस्पेंडेड जो आपको एयर्स में दिख रहे होंगे लेकिन आपको पता नहीं चलते, इतने ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड अ नेब्यूलाइजर। ऑफन यूज्ड इन सीवियर केसेस और फॉर यंग चिल्ड्रन के लिए यूज होते हैं। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया देख रखा है मैंने। टेक्निक कैसे करेंगे वो समझिए। पहला है हमारा मेटरिड डोज इनहेलर MDI, requires coordination of inhalation with activation of a device to ensure proper delivery of medications DPI। ये सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा वन बाय वन करके, पहले एक पॉइंट को समझते हैं। प्रोसीजर कैसे करोगे आप, प्रोसीजर स्टेप्स जो है 5th नंबर, पहले पेशेंट को प्रिपेयर करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे पेशेंट्स को, ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन दोगे वो भी समझाता हूँ मैं। एडमिनिस्ट्रेशन, देन क्लीनिंग करोगे प्रोसेस, उसकी एडवांटेजेस क्या होगी और उसकी डिसएडवांटेजेस और रिस्क क्या होगी। तो मैं एडवांटेजेस को पढ़ देता हूँ और पहले वाला जो जितना भी पॉइंट्स मैं एक बार फिर से अभी कवर करूँगा, घबराना नहीं है, मैं किसी भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ूंगा। एडवांटेजेस इसका ये क्या है कि ये रैपिड ऑनसेट काम करेगा, क्विकर फास्ट काम करेगा, रिलीफ तुरंत देगा। जैसे कि इन केस ऑफ अस्थमा, अगर पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है तो वो क्या करता है, इनहेलर लेता है हमारे माउथ में और वो पुटअप करता है, दैट इज कॉल्ड MDI करता है हमारा, MDI इसको कहते हैं हम लोग, मेटरिड डोज इनहेलर। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही वो लेता है तो आफ्टर 2 to 3 मिनट्स क्या होता है, पेशेंट को फिर से रिलीफ मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है ये क्विकर एक्शन तो कर ही रहा है, फास्टर काम कर रहा है, डायरेक्ट डिलीवरी होगी और कन्वीनियंस होते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है। पोर्टेबल इनहेलर अलाउ फॉर ईजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट बाय द पेशेंट। पेशेंट खुद से भी वो अपने आप को मैनेज कर सकता है, इस मेडिकेशंस का यूज़ खुद से कर सकता है, बशर्ते आप पेशेंट को एक बार अच्छे तरीके से गाइड कर दो, अच्छे से तरीके से आप उसको समझा दो कि ये जो है पर्टिकुलर ड्रग आपको किस तरीके से लेने हैं और कैसे लेने हैं। अगर पेशेंट को एक बार अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा तो पेशेंट खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम्स के। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, टेक्निक सेंसिटिव है, प्रॉपर टेक्निक इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिलीवरी, पुअर टेक्निक कैन लीड टू रिड्यूस इफिकेसी। अगर आप सही तरीके से नहीं लोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आप मेडिकेशन लिए हो वो मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो प्रॉपर तरीका, प्रॉपर टेक्निक आपको पता होना चाहिए आप जो भी ड्रग को ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ इनहेलेशनल रूट। इरिटेशन भी किसी किसी को होते हैं लेने पे, पोटेंशियल फॉर इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और थ्रोट। सिस्टेमिक साइड इफेक्ट में क्या दिखने के लिए मिलता है, ऑल्दो लेस कॉमन सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन कैन कॉज साइड इफेक्ट पार्टिकुलरली विथ हाई डोजेज और प्रोलॉन्ग्ड यूज। आप अगर लंबे समय तक किसी एक ड्रग को यूज़ कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ इनहेलेशनल रूट तो जाके काफ़ी लंबे समय के बाद आपको कुछ इफेक्ट दिखने के लिए मिल सकते हैं और वो भी सिस्टेमिक साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि टॉक्सिसिटी बढ़ जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, कब, जब आप काफ़ी लंबे समय से आप इसका यूज़ करोगे तो। आफ्टर केयर क्या है, तो जैसे सारे आप पढ़े हो पॉइंट्स को, आफ्टर केयर उसी तरीके से है, मॉनिटर करोगे पेशेंट का, पेशेंट को एजुकेशन दोगे जो आप प्रोसीजर करने जा रहे हो, डिवाइस का मेंटेनेंस करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप चाहो तो एक बार खुद से रीड कर सकते हो। जो मुझे पॉइंट्स कवर करना है वो देखिए कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट हमारा कवर करना। सिस्टेमिक रूट में हम लोगों ने पेरेंटल रूट स्टार्ट करा था और वो हम लोगों ने इनहेलेशनल रूट चालू किया था, और उस इनहेलेशनल रूट में जो अलग अलग फॉर्म्स थे उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटरिड डोज इनहेलर। MDI
पहले इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर नेब्यूलाइजर और अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। A metered dose inhaler is a common device used to deliver medication directly to the lungs in the form of a aerosol, spray के फॉर्म में आते हैं। It is a widely used for treating respiratory conditions such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease that is called a COPD. Here's a detailed overview. फर्स्ट नंबर है हमारा components of an MDI। एक MDI इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला है कैनिस्टर, दूसरा है एक्चुएटर, तीसरा हमारा है मेटरिंग वॉल्व, चौथा है प्रोपेलेंट। ये सारे स्ट्रक्चर्स का नाम है। ये मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको एमडीआई का पहले, तब जाके प्रॉपर। ये देखो आप, ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये फिगर किसका, हमारा एमडीआई का है। इसी का जब आप नाम देखोगे तो सबका अलग अलग नाम है, और जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करवा दिया है। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। कैनिस्टर हो गए, एक्चुएटर हो गया, मेटरिंग वॉल्व हो गया, प्रोपेलेंट हो गया। तो किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं पहले। आप देख सकते हो ये आगे वाला जो हमारा दिख रहा है, ये हमारा माउथ पीस है, जो कि माउथ में जाएगा ये पेशेंट के। और ये देखो एरोसोल फॉर्म में ये बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अंदर में कैसे, ये हमारा प्लास्टिक होल्डर होगा, प्लास्टिक का। ये सबसे ऊपर में आप देख रहे हो कैनिस्टर दिख रहा है ना, तो कैनिस्टर हमारा दिख रहा है ऊपर में ये, ठीक है। तो पेशेंट प्रेसेस कैनिस्टर्स वाइल ब्रीदिंग इन, कैसे प्रेस करेंगे वो भी मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। एक्चुएटर क्या होते हैं वो देख लीजिए। ड्रग जो है वो है ड्रग फॉर्मुलेशन इन प्रोपेलेंट, ठीक है। मेटरिंग वॉल्व यहाँ दिख रहे हैं आपको फिगर, और ये सारे के सारे ड्रग जो है वो स्प्रे प्ल्यूम में या फिर एरोसोल फॉर्म में बाहर निकल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, है ना। एरोसोल फॉर्म में, ठीक। तो मेटरिंग वॉल्व आपको दिख गया कहाँ पे है। चलिए, मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, बट मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। इसकी एक डेमो वीडियोस भी लाऊंगा मैं बहुत जल्द। अभी ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो नहीं बनाया, बट एज सुन जितना हो सकता है, एज सुन एज पॉसिबल, मैं इस डिवाइस को रिकमेंड करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अभी आप समझिए, ये जो आप देख रहे हो ये कैप है, समझना। पेशेंट जब भी यूज़ करता है इसको, मान लो ये डिवाइस मेरे पास है, सपोज कर लो, इस कैप को पहले खोल के हटाएंगे। इस कैप को खोलने के बाद इस पार्ट को हम लोग, जो ये हमारा गोल सा मान लो अंदर में होगा, ये हम लोग माउथ में रखेंगे। माउथ पीस इसको बोलते हैं। तो कैप को हटाएंगे, उसके बाद इसको माउथ में रखेंगे। माउथ में रखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको मेटल डोज इनहेलर डिवाइस को पहले हम इसको पकड़ेंगे, कैप लगा रहेगा, पहले इस तरीके से शेक कर लेंगे, कम से कम 8 से 10 बार। शेक बिफोर यूज़। हम लोग क्या करेंगे, इस मेटल डोज इनहेलर को 7 to 8 टाइम्स हम लोग पहले बढ़िया से मिला लेंगे, क्योंकि आप ये जो देख रहे हो ना, ये हमारा है कैनिस्टर्स, और ये हमारा है, एक मिनट, ये साइड वाला हमारा है प्लास्टिक होल्डर, और इस प्लास्टिक होल्डर के अंदर में अगर आप देखोगे तो ड्रग सस्पेंडर होते हैं, प्रोपेलेंट्स विथ ड्रग सस्पेंशन, है ना। प्लास्टिक होल्डर दिख गया आपको, तो इसी में ड्रग रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा, तो जैसे पेशेंट यूज़ करना चाहता है, जैसे सपोज कोई एक पेशेंट है जिसको अस्थमा का अटैक आया, ठीक है, और अस्थमा के अटैक में क्या होता है कि पेशेंट का ब्रोंकस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, नैरो हो चुका है ब्रोंकस। तो पेशेंट क्या करता है, मेटल डोज इनहेलर का यूज़ करेगा। पहले क्या करेगा, जैसे माउथ में लगाने से पहले इसको पकड़ेगा, उसके बाद पहले 7 to 8 टाइम्स बढ़िया से मिला लेगा, कैप को ओपन करेगा, ये माउथ पीस वाला माउथ में रखेगा, और कैनिस्टर वाला पार्ट को ये 2 फिंगर से
ऐसे। पहले क्या करेंगे, यूज़ करने से पहले सांस ब्रीदिंग देखो, पहले मैंने शेक कर लिया, देखो इनहेलेशन अच्छे से किया, एक्सहेलेशन भी अच्छे से करा, फिर से दो बार अच्छे से अपने को अच्छे से कर लेना है, इनहेलेशन और एक्सपिरेशन, और एक्सपायर कर देंगे पूरे एयर को जितना हो सकता है। उसके बाद इस डिवाइस के कैप को हटा के माउथ में रखेंगे। उसके बाद ये कैनिस्टर वाला पार्ट को इस दोनों फिंगर से इस तरीके से 2 से 3 बार प्रेस करेंगे कैनिस्टर को। जैसे ही प्रेस करेंगे तो अंदर में जो लिक्विड ड्रग है वो एरोसोल फॉर्म में हमारे माउथ के अंदर आ जाएगा, और जब वो माउथ के अंदर आ जाएगा देन आफ्टर डू अ मुंह बंद हमारा रहेगा, जैसे ड्रग हमारा चला गया मुंह में। होल्ड अ ब्रेथ फॉर अ सेकेंड, 3 to 4 सेकेंड, देन वी एक्सहेल आउट द एयर। क्या प्रोसीजर आपको समझ में आया? तो कैनिस्टर को प्रेस करना है कैसे, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर किसी को पेशेंट को अस्थमा का अटैक आया तो क्या किया, वो इस तरीके से MDI को लिया, शेक बिफोर यूज़ 7 to 8 टाइम्स, देन आफ्टर कैप ओपन करेंगे। उसके बाद एक्सेल आउट कर दिया, देन आफ्टर डू ए होल्ड एयर। उसके बाद कुछ देर के बाद आप एक्सेल करेंगे। तो ये सारा टेक्निक्स होता है एक MDI को कैसे यूज़ करते हैं पेशेंट। मेरे पास था नहीं बट मैंने ऐसे करके बता दिया आपको। आई होप सो इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को समझते हैं। तो एक्चुएटर क्या होता है? द प्लास्टिक हाउसिंग दैट होल्ड्स द कैनिस्टर्स एंड इंक्लूड्स अ माउथ पीस फॉर इनहेलेशन। तो आप सारे पार्ट्स को एक बार आप चाहो तो बढ़िया से एक बार देख लेना कि किस पार्ट्स को क्या कहते हैं। एक बार नहीं होगा तो एक बार फिगर को मैंने दिखा दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और किस पार्ट को क्या कहते हैं आप उसको एक बार देख लेना। यूज़ कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया आपको। देखिए क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वो काम करेगा, ये पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। एरोसोलाइजेशन कैसे हुआ? व्हेन अ कैनिस्टर इज प्रेस्ड, कैनिस्टर को प्रेस किया गया था, अ मेजर डोज ऑफ मेडिकेशन इज रिलीज्ड एज एन एरोसोल स्प्रे के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा मेडिकेशन। इनहेलेशनल, द पेशेंट इनहेल्स द एरोसोल्स which delivers the medications directly to the lungs where it is absorbed। तो जैसे माउथ में वो एरोसोल आया देन आफ्टर माउथ बंद करके सारा अंदर ले लेंगे हम लोग। होल्ड अ ब्रीथ देन आफ्टर एक्सेल। कॉमन एप्लीकेशंस, अस्थमा के केस में यूज़ कर सकते हो। रिलीफ ब्रोंकियोस्पाज्म एंड रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन, तो ये ब्रोंकियोस्पाज्म और ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन को भी ये कम करते हैं हमारा। ठीक है, COPD के भी केस में भी आप यूज़ कर सकते हो। कैसे? हेल्प्स टू ओपन एयरवे एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग। एयरवे को क्या करेगा, जो पहले कॉन्स्ट्रिक्ट था, उसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से एयर अंदर जा सके। इन केस ऑफ किसी पेशेंट को अगर COPD का प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। प्रिवेंटिंग एंड रेस्क्यू यूज़ फॉर बोथ लॉन्ग टर्म कंट्रोल, प्रिवेंटिव एंड क्विक रिलीफ के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो लंबे समय के लिए भी यूज़ कर सकते हो और क्विक रिलीफ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेक्निक है कैसे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो जो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन होंगे। वेट अ मिनट। पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करेंगे पहले वो देखिए। शेक द इनहेलर, मैंने बताया था पहले इनहेलर को क्या करेंगे हम, शेक करेंगे।
शेक द इनहेलर वेल टू मिक्स द मेडिकेशन विथ द प्रोपेलेंट। तो प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन मिक्सअप हो जाए, दैट इज कॉल्ड, पहले हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। फिर उसके बाद कैप को रिमूव करेंगे, उसके बाद एक्सेल फुली, एयर को बाहर पूरी तरीके से निकालेंगे। ब्रीथ आउट फुली टू एम्प्टी द लंग्स। माउथ पीस प्लेसमेंट, प्लेस द माउथ पीस इन योर माउथ, सीलिंग योर लिप अराउंड इट। Alternatively, you can position the inhaler about 1 to 2 inches away from your open mouth. Inhalation फिर करेंगे हम, actuate and inhale. Press down the canister to release the dose while simultaneously inhaling slowly and deeply through your mouth. Then after क्या करेंगे, 6 breath holding, breath को open hold करेंगे, hold your breath for about 10 seconds to allow the medication to settle into the lungs. फिर लास्ट में क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, breathe out the slowly through your mouth or nose. उसके बाद 8 नंबर हमारा क्या कर रहा है, repeat if necessary. If a second dose is prescribed, wait for 30 seconds to a minute and repeat the process. 9th नंबर क्या कर रहा है, रिंसर। आफ्टर यूजिंग अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर, रिंस योर माउथ विथ वाटर एंड स्पिट इट आउट टू द प्रिवेंट द ओरल थ्रस्ट। तो आफ्टर यूज ऑफ द मेडिकेशन, कैनिस्टर को आपने प्रेस करा, मेडिकेशन आपके मुंह माउथ में गया एरोसोल को फॉर्म में, आपने उसको इनहेल करा, इनहेल करने के बाद आपने सांस को होल्ड करा फॉर 8 to 10 सेकेंड, देन आफ्टर आपने एक्सहेल करा। ये सारे प्रोसीजर करने के बाद आप क्या करोगे, जो माउथ में आपके ड्रग गया इन द फॉर्म ऑफ द एरोसोल, आफ्टर सम टाइम्स क्या करोगे, आप पानी मुंह में लेके आप गार्गल करके आप उसको फिर फेंक सकते हो, ताकि माउथ में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन बाद में ना हो आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशंस इन द एरोसोल फॉर्म। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसका? स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू कैरी होते हैं ये। क्विक एंड ईजी टू यूज़, प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ देते हैं ये। डिलीवर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन विथ ईच यूज़। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। लास्ट बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ इनहेलेशन विथ एक्यूटेशंस विच कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम पेशेंट। तो ये जो सांस को पहले प्रॉपर तरीके से छोड़ना, फिर उसके बाद मेडिकेशंस को लेना, ठीक है, तो इस केस में क्या है ना कि प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे प्रोसीजर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया कि एयर अंदर ले लिया और उसके बाद मेडिकेशन अंदर ले लिया, तो वैसे नहीं होगा। इनहेलेशन, देन आफ्टर पूरा एक्सहेलेशन कर देना है, देन आफ्टर शेक बिफोर वेल यूज। ठीक है, होल्ड अ ब्रीथ फॉर 8 to 10 सेकेंड, देन आफ्टर एक्सहेल। तो ये सारे प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन पता होना चाहिए ना। अगर पेशेंट को एक कोऑर्डिनेशन वे में नहीं पता होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो ड्रग का यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ कर पाएगा और वो ड्रग प्रॉपर तरीके से फिर उस पर काम भी नहीं करेगी। ठीक है, इम्प्रॉपर टेक्निक लेने की वजह से वो काम नहीं करेगा। प्रोपेलेंट सेंसिटिविटी, किसी किसी को क्या होता है, सम पेशेंट मे बी सेंसिटिव टू द प्रोपेलेंट यूज्ड इन द इनहेलर। किसी किसी को सेंसिटिव भी होते हैं, तो उसके लिए फिर दूसरा रास्ता देखा जाएगा, दूसरे मेडिकेशंस रूट देखे जाएंगे। सो ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर, टिप्स फॉर इफेक्टिव यूज़। अगर इफेक्टिव यूज़ करना तो कैसे कैसे आप इसके साथ साथ स्पेसर भी यूज़ कर सकते हो। स्पेसर क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, मैं आपको फिगर दिखाऊंगा अगर मैंने मेंशन करा होगा तो, अगर नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में उस फिगर को भी इंक्लूड करूँगा, फिर आप तक दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, माउथ पीस को हमेशा क्लीन करोगे। जो माउथ में आप पार्ट को रख रहे हो ना, और कैनिस्टर पार्ट को आप प्रेस कर रहे थे, तो मेडिकेशन जो हमारे माउथ पीस से आ रहा था उसको आप क्लीन भी करते रहना। ठीक है, तो क्लीन द माउथ पीस रेगुलरली टू प्रिवेंट मेडिकेशन बिल्डअप एंड ब्लॉकेज। तो आप उसको क्लीन करते रहो। चेक डोजेज, मॉनिटर द नंबर ऑफ डोजेज यूज टू इंश्योर यू डोंट रन आउट मेडिकेशंस अनएक्सपेक्टेडली। तो आप मेडिकेशन जो आप ले रहे हो डोज को, उसको भी आप प्रॉपर तरीके से चेक करके ही लोगे। स्पेसर यूज़ करते हैं, तो स्पेसर एक कह सकते हो एक एक्स्ट्रा डिवाइस है जो क्या करते हैं हम लोग, माउथ पीस को डायरेक्ट माउथ में ना डाल के, माउथ पीस सपोज यहाँ पे है, उसमें हम लोग स्पेसर कनेक्ट कर देते हैं और वो स्पेसर को हम लोग माउथ से कनेक्ट करते हैं। सपोज ये बीच में हमारी स्पेसर है और फिर ये हमारा माउथ पीस, तो इस तरीके से हम इसको
होल्ड करते हैं। क्या समझ में आ गया? तो स्पेसर एक कह सकते हो कि एडिशनल डिवाइस है जो MDI के माउथ पीस को डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में ना आए, इसलिए स्पेसर को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आफ्टर केयर क्या करोगे पेशेंट का, ये तो खुद से आप पढ़ सकते हो। स्टोरेज मॉनिटरिंग करोगे, पेशेंट को एजुकेशन दोगे। तो ये आपका डिवाइस था MDI मेटर डोज इनहेलर, इस तरीके से दिखते हैं। इसके पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द इनहेलेशनल रूट, और वो है हमारा ड्राई पाउडर इनहेलर। जिसको हम लोग DPI कहते हैं। सो आई होप सो ड्राई पाउडर इनहेलर में नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्या करोगे, एक डिवाइस में पाउडर को रखोगे एंड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और विद द हेल्प ऑफ नोजल कैविटी हम लोग जब इंस्पिरेशन करेंगे तो ये ड्रग के मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे नोज़ के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू हमारे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ड्रग चले जाएंगे। तो इसको मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि ड्राई पाउडर इनहेलर कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राई पाउडर इनहेलर। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ DPI। अब उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें हम इस वक्त लिक्विड ड्रग के अलावा, लिक्विड ड्रग ना यूज़ करके हम उसमें पाउडर फॉर्म में मेडिकेशंस को यूज़ करेंगे। मतलब जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं ना, वो इस बार लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो इस बार पाउडर फॉर्म में रहेगा। बाकी सारा का सारा पॉइंट्स, कैसे उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कैसे यूज़ होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसे जाएगा, कैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम से मुझे रिलीफ मिलेगी, ये सारा का सारा पॉइंट्स बिल्कुल सेम होगा एज इक्वल टू द मेटेरिड डोज इनहेलर में जो आपने पढ़ा MDI जो पढ़ा आपने, उसी के तरह बिल्कुल ये भी सब कुछ सेम होगा। बस उसमें लिक्विड मेडिकेशंस यूज़ हो रहा था और इसमें ये पाउडर फॉर्म में मेडिकेशंस यूज़ होगा। आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बिल्कुल सारा पॉइंट समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा। अ ड्राई पाउडर इनहेलर इज़ अ डिवाइस यूज टू डिलीवर मेडिकेशंस टू अ लंग्स इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर। देख रहे हो, इसमें ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में आ गया। उधर क्या था हमारा मेटर डोज इनहेलर में, MDI में, वहाँ पे हमारा था सिंपल लिक्विड फॉर्म में मेडिकेशन था, जो कि हमारे एरोसोल में कन्वर्ट होकर हमारे माउथ पीस के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा था। DPI आर कॉमनली यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एज अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं COPD। हियर्स अ डिटेल ओवरव्यू। नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ DPI। क्या क्या वो जो हमारा एक ये डिवाइस है, इस डिवाइस के पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं, तो उसका ही दे रखा है। इसके पास भी माउथ पीस होगा, डोज काउंटर होगा, मैकेनिकल मैकेनिज्म, मेडिकेशन रिजर्वायर होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेडिकेशन रिजर्वायर क्या काम करेगा, मेडिसिन को कंटेंट करेगा। तो कंटेन्स द पाउडर मेडिकेशंस, माउथ पीस द पार्ट ऑफ द इनहेलर दैट द पेशेंट प्लेस इन देयर माउथ टू इनहेल द मेडिकेशंस। तो ये सारे पार्ट्स को आप फिगर से देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। मैं आगे पॉइंट्स बढ़ता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करेगा ये, पाउडर डिस्पर्शन, द पेशेंट इनहेल्स activates the device causing the medications to be dispersed in a fine powder। देखो क्या होता है, जैसे ही पेशेंट माउथ पीस को रख के अपने माउथ में, जैसे वो ड्रग को जो इस DPI के अंदर में रखा हुआ है, ड्रग पाउडर इनहेलर के अंदर में रखा हुआ है, जैसे हम इनहेल करते हैं ज़ोर से, तो उसके अंदर के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाउडर होते हैं ना मेडिसिन के, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए लिख रहा है द पेशेंट इनहेलेशन एक्टिवेट्स द डिवाइस काउजिंग द मेडिकेशंस टू बी डिस्पर्स्ड एज अ फाइन पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। डीप इनहेलेशन, हमें ज़ोर से इनहेल करना होता है। द पेशेंट इनहेल द पाउडर डीपली इनटू द लंग्स वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द एल्वियोलाई। थर्ड है हमारा कॉमन एप्लीकेशंस के बारे में। अस्थमा के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, COPD के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ MDI यूज़ कर रहे थे, MDI सॉरी, मेटर डोज इनहेलर, एक मिनट, MDI हाँ, मेटर डोज इनहेलर जैसे यूज़ कर रहे थे ना,
किस किस केस में यूज़ कर रहे थे, अस्थमा के केस में, सीओपीडी के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में। तो ये सारे केसेस में जैसे एमडीआई को हम यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से डीपीआई को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डोज काउंटर, ये तो हो गया। और आप जो है एलर्जिक राइनाइटिस, अगर किसी को राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन ऑफ नोज़ है, तो उस केस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट द नेज़ल एलर्जी। किसी किसी को होता है ना पॉलन ग्रे से एलर्जी होते हैं, या किसी को मस्टर्ड से एलर्जी होते हैं, या किसी को स्मेल से, परफ्यूम से एलर्जी होते हैं, तो उस केस में वी कैन यूज़ द ईजली डीपीआई प्रोसीजर, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। टेक्निक फॉर यूजिंग अ डीपीआई, कैसे कैसे टेक्निक करेंगे तो वो देखिए। प्रिपरेशन में क्या है कि लोड द डोज, पहले डोज को आप लोड करोगे उस डिवाइस में। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डीपीआई दिस में इन्वॉल्व ट्विस्टिंग द इनहेलर, स्लाइडिंग अ लीवर और इंसर्टिंग अ कैप्सूल। क्या करोगे आप उसमें, वो पाउडर फॉर्म वाले ड्रग को आप उसमें डालोगे, या फिर आप कैप्सूल जो आगे कन्वर्ट होके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको आप किस तरीके से इंसर्टेड करोगे। तो क्या बोल रहा है कि पहले इनहेलर को क्या करोगे आप ट्विस्ट करोगे, पहले ढक्कन खोलोगे उसका, स्लाइड करोगे लीवर को, उसके बाद उसमें मेडिकेशंस डालोगे। आपका मैं इसको वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो मेडिकेशंस को इंसर्ट किया जाता है इन द डीपीआई, ठीक है। उसके बाद एक्सहेल फुली, ब्रीथ आउट फुली अवे फ्रॉम द माउथ पीस टू एम्प्टी द लंग्स। क्या करेंगे हम, जैसे कि एमडीपी में हम कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, सारे के सारे जो हमारे लंग्स के अंदर एयर है वो हम लोग एक्सहेल आउट कर दे रहे थे, ठीक है। माउथ पीस प्लेसमेंट करेंगे, कैसे, प्लेस द माउथ पीस इन योर माउथ, सीलिंग योर लिप अराउंड इट टाइटली, जैसे कि उधर था सारा पॉइंट सेम। इनहेलेशन करेंगे, इनहेल फोर्सफुली, इनहेल क्विकली एंड डीपली थ्रू द माउथ पीस। The force of the breath should be strong enough to draw the powder into the lungs. Breath holding करेंगे, hold your breath for about 10 seconds to allow the medication to settle into the lungs. Breathe out slowly through your nose. 7th पॉइंट कह रहा है रिपीट इफ नेसेसरी। तो सारे के सारे पॉइंट आप देख सकते हो कि एमडीपी से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो क्या आपको टेक्निक समझ में आ गया। तो यहाँ पे बस यही है कि वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ड्रग यूज़ हो रहा था और यहाँ पे पाउडर फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, बस सिंपली, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है पढ़ सकते हैं आप, और इसके डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क क्या है। सेम एज एमडीपी है, बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ तो ज़रा समझना है इसका। इनहेलेशनल स्ट्रेंथ, जो मान लो पेशेंट ज़ोर से इनहेल नहीं कर सकते हैं, फोर्सफुली इनहेल नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा कि ये ड्रग प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, और जब प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये ड्रग नहीं जाएगा तो हो सकता है कि उसकी ट्रीटमेंट ठीक से ना हो। सो फॉर दिस रिक्वायर्ड अ फोर्सफुली इंस्पिरेशन, required sufficient inspiratory effect to properly disperse the medication, not suitable for every young children और पेशेंट विथ वेरी सीवियर रेस्पिरेटरी इशू। क्योंकि इस केस में क्या होंगे कि वो प्रॉपर तरीके से इनहेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, सीवियर रेस्पिरेटरी इशू है, और जब रेस्पिरेटरी इशू सीवियर होगा तो वो इनहेलेशन प्रोसीजर को उतना ज़्यादा फास्ट और उतने ज़्यादा डीपली तरीके से नहीं कर सकता। ह्यूमिडिटी सेंसिटिविटी, द पाउडर कैन क्लम्प इफ एक्सपोज टू मॉइस्चर्स अफेक्टिंग डोजिंग एक्यूरेसी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा होगा या फिर अगल बगल में सराउंडिंग्स में मॉइस्चर अगर ज़्यादा होंगे तो वो पाउडर क्या हो जाएंगे, जम सकते हैं, सॉलिडिफाइड हो सकते हैं, जिसके कारण से, क्योंकि पाउडर क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं ना। अगल बगल में जो मॉइस्चर्स फॉर्म में जो वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होंगे हमारे नेचर्स में, हमारे इन्वायरमेंट में, तो पाउडर ड्रग क्या करेगा, वो सारे वाटर को जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में हमारे सस्पेंडेड हैं उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और क्लम्प बना देते हैं, जिसके कारण से जब आप इनहेलेशनल प्रोसेस करोगे तो प्रॉपर तरीके से ड्रग डिस्पर्स नहीं होगा थ्रू आउट द लंग्स, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है इसमें, तो जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो वहाँ पे अवॉइड ही करो।
द पाउडर कैन क्लम्प इफ़ एक्सपोज टू मॉइस्चर अफेक्टिंग डोजेज एक्यूरेसी, और उसकी डोज की एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, अफेक्ट कर जाएगी। इम्प्रॉपर टेक्निक लेने से भी करने से भी आप ड्रग प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन काम नहीं करेंगे। टिप्स फॉर इफेक्टिव यूज़, कैसे अच्छे से काम करेगा, तो प्रॉपर इनहेलेशनल करना है, स्टोरेज रखना है 10 सेकेंड के लिए ताकि हमारा मिक्सअप हो सके। क्लीनिंग करेंगे आफ्टर द यूज़, ठीक है। आफ्टर केयर क्या करेंगे पेशेंट का, हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं, आप उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ड्राई पाउडर इनहेलर। क्या करेंगे हम, ये वाला जो हमारा दिख रहा है ना, ये हमारा माउथ पीस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा चैनल है जिससे लॉक होगा, इधर करेंगे तो ये इसके बाद इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से खोल पाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हो ये लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ, और इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर में ड्रग को हम इंसर्ट कर देते हैं, कैप्सूल को इंसर्ट कर देते हैं, पाउडर फॉर्म में रहेगा, या फिर जैसे ही फिर उसके बाद लॉक करने के बाद जैसे माउथ पीस से जैसे ही इनहेल करेंगे तेज़ी से या ज़ोर से, तो वो सारे के सारे पाउडर फॉर्म में एक्टिवेटेड हो जाएंगे और वो तो हमारे इससे ड्रग्स निकलने लग जाएंगे, है ना। क्या ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा, ड्राई पाउडर इनहेलर का आप एक चार्ट देखो, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो आपको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ मैं। ड्राई पाउडर इनहेलर 2 फॉर्म में आते हैं। एक आपके होते हैं नॉन रिवर्सिबल ड्राई पाउडर इनहेलर, नॉन रिवर्सिबल ड्राई पाउडर इनहेलर्स, ठीक है। नॉन रिवर्सिबल मतलब दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते एक बार यूज़ करने के बाद। और इधर है हमारा रीयूजेबल ड्राई पाउडर इनहेलर। तो रीयूजेबल में 2 आते हैं, एक आते हैं आपका, एक मिनट, एक होते हैं हमारे सिंगल डोज सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिंगल डोज सिस्टम, और इधर साइड में लिखा है मल्टीपल डोज सिस्टम। मतलब इस वाले को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये एक बार यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। सिंगल यूज़ सिस्टम है हमारा ये, ठीक। इधर भी वही लिखा हुआ है मल्टीपल डोज सिस्टम, और इधर साइड में है सिंगल डोज सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल डोज सिस्टम में आप देख सकते हो कौन कौन सा है, या फिर मैं साफ साफ अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट, एक मिनट, कि नॉन रिवर्सिबल ड्राई पाउडर इनहेलर की बात करता हूँ तो उसमें कौन कौन आते हैं। तो पहला हमारा हो गया डिस्केस, टर्ब्यूहेलर, इजी हैकर, ठीक है। तो ये 3 है हमारे जो नॉन रियूजेबल, ये अलग अलग फॉर्म्स के दिखाए गए हैं। आप चाहो तो आप फिगर में देख सकते हो, नाम मैंने बता दिया है। और इधर में अगर बात करता हूँ रीयूजेबल ड्राई पाउडर इनहेलर की बात करते हैं, तो इसमें आपके जो हैं वो एरोलाइज़र, रोटाडिस्क एंड थर्ड है नोवालाइज़र। ये 3 हमारे जो है वो रीयूजेबल ड्राई पाउडर इनहेलर है। तो ये मैंने अलग अलग तरीके के ड्राई पाउडर इनहेलर का नाम बताया, मैंने अलग अलग तरीके से रीयूजेबल और नॉन रीयूजेबल को मैंने बताया है। बाकी आप प्रॉपर तरीके से अगर समझेंगे तो आप इसका फिगर भी देख सकते हैं, लेकिन बट श्योर मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि इसके बाद आपको एक्स्ट्रा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं, बस इतना जानना है आपको, इसके फर्दर डिटेल्स आपको जानने नहीं है। कैसे यूज़ होते हैं
वो डेमोन्स्ट्रेशन मैं करके दिखाऊंगा वीडियो में। हमारे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो MDP या DPI ये दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं थे, और हमारे पास जो है एक और थर्ड नंबर एंड दैट इज़ कॉल्ड अ नेब्यूलाइज़र, ये तीन चीज़ प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। तो जैसे मैं हॉस्पिटल में अगर कभी विजिट करता हूँ तो आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा कि ये तीनों प्रोसीजर को मैं करके दिखाऊं खुद से, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओ कि ये एक्चुअली में होता कैसे। क्या बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो नाउ दो हम लोगों का खत्म हो चुका है इनहेलेशनल रूट में, और हम लोगों ने MDP मेटरडोज MDI मेटरडोज इनहेलर ख़त्म किया हम लोगों ने। दूसरा हम लोगों ने ख़त्म किया दैट इज़ कॉल्ड अ ड्राई पाउडर इनहेलर। तो यहाँ पे दो जो है हमारे अलग अलग फॉर्म्स जो आते हैं इनहेलेशनल में, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ नेब्यूलाइजर। वेट अ मिनट, so okay, now next we are going to start that is called a nebulizer. so सिस्टेमिक रूट में, पेरेंटल रूट में हम लोग बात कर रहे थे इनहेलेशनल रूट की, और इनहेलेशनल रूट में हम लोगों ने मेटरडोज इनहेलर दैट इज़ कॉल्ड MDI और ड्राई पाउडर इनहेलर DPI, वो दो अच्छे से कवर कर दिया था। थर्ड नंबर है हमारा नेब्यूलाइज़र। तो नेब्यूलाइज़र में क्या होता है कि जो लिक्विड मेडिकेशंस होते हैं उसको मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में विद द हेल्प ऑफ मास्क हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ये मेडिकेशंस। नेब्यूलाइज़र दिखते कैसे हैं, होते कैसे, मैं भी वो फिगर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सारे पॉइंट्स को कवर कराता हूँ। ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये नेब्यूलाइज़र मशीन है। आप देख सकते हो इससे पाइप हमारा कनेक्टेड है, जो क्या करता है, और इधर हमारा स्विच ऑफ और ऑन का इधर स्विच दे रखा है। ये मास्क है हमारा, जो पेशेंट के माउथ वाले एरियाज़ में और नोज़ वाले एरियाज़ को कवर करेगा ये, ठीक है। तो ये जो लिक्विड मेडिकेशंस को है, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस they will convert the liquid medication into the mist form of the medications। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम इस पर। A nebulizer is a medical device used to deliver medication in the form of a mist inhaled into the lungs। It is particularly used for treating respiratory conditions जैसे कि अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जिसको हम लोग COPD कह रहे हैं, और अदर लंग्स डिजीज़। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि क्या क्या कंपोनेंट होगा नेब्यूलाइज़र का, मतलब कि कौन कौन से पार्ट्स होंगे। तो पहला होगा कंप्रेसर, जनरेट्स द एयर फ्लो नीडेड टू कन्वर्ट्स लिक्विड मेडिकेशन इनटू मिस्ट। तो क्या करेगा, ये एयर फ्लो जनरेट करता है, जिसमें क्या करता है कि लिक्विड मेडिकेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं मिस्ट में। मिस्ट क्या होता है सर, तो मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा है, अ क्लाउड मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो सिंपल से कह सकते हो मिस्ट जो होता है वो वेरी वेरी टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, सस्पेंडेड इन द एयर बेसिकली, और विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज वी कांट सी ईजिली, ठीक है। मतलब आसानी से हम इसको नहीं देख सकते, मिस्ट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, ठीक है। मेडिकेशंस कब होंगे, होल्ड्स द लिक्विड मेडिकेशंस, यानी कि जब वो डिवाइस कंप्रेसर को ओपन करोगे तो उसके अंदर मेडिकेशंस डालने के लिए कप अलग से होंगे। माउथ पीस और मास्क, या तो माउथ पीस लगे हुए होंगे या तो मास्क होंगे। तो अभी मैंने जो फिगर दिखाया था आपको, ये देखो, ये देख सकते हो यहाँ पे ये मास्क लगा हुआ है, इसके जगह पे माउथ पीस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्रेसर। इसी कंप्रेसर के अंदर में देखोगे तो कंपार्टमेंट, मेडिसिन रखने का कंपार्टमेंट का वो जोन अलग बना हुआ होगा। नेक्स्ट ट्यूबिंग,
आपको दिख सकते हैं फिगर में भी, कनेक्ट्स द कंप्रेसर टू द मेडिकेशन कप। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करते हैं ये? एरोसोलाइजेशन, द कंप्रेसर जनरेट्स द स्ट्रीम ऑफ एयर दैट ट्रेवल्स थ्रू द ट्यूबिंग टू द मेडिकेशन कप, कन्वर्टिंग द लिक्विड मेडिकेशन इनटू अ फाइन मिस्ट। इनहेलेशन, उसी तरीके से इनहेल करेंगे जिस तरीके से फर्दर मैंने दो फॉर्म्स, अलग फॉर्म्स इनहेलेशनल रूट को बताया। द पेशेंट इनहेल्स द मिस्ट थ्रू द माउथ पीस या फिर मास्क, अलाउइंग द मेडिकेशंस टू रीच द लंग्स। थर्ड है हमारा कॉमन एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो इन केस ऑफ अस्थमा पेशेंट, COPD पेशेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में, और कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है उस केस में हम वी यूज़ अ नेब्यूलाइज़र। टाइप्स ऑफ नेब्यूलाइज़र अलग अलग टाइप्स के आते हैं, आप चाहो तो फिगर भी आप इसका देख सकते हो। एक होता है जेट नेब्यूलाइज़र, अल्ट्रासोनिक नेब्यूलाइज़र और मेस नेब्यूलाइज़र। ये तीनों कैसे कैसे दिखते हैं और तीनों का काम कैसा है, फर्दर डिटेल जानने के लिए आप फर्दर वीडियो का वेट करें। मैं इस सारे नेब्यूलाइज़र पे वीडियोस को लाऊंगा और शॉर्ट में सारे नेब्यूलाइज़र को एक साथ पढ़ा के मैं आप लोग को कवर करा दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेब्यूलाइज़र को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। जेट नेब्यूलाइज़र में क्या कह रहा है कि यूज़ कंप्रेस्ड एयर टू क्रिएट अ मिस्ट, दे आर कॉमनली यूज्ड बट कैन बी नॉइजी। देखो कॉमनली यूज़ तो किए जाते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल में जब इसका यूज़ करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ये आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, नॉइजी होते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड थोड़ा करते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक में क्या है कि यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव इन प्लेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, वी यूज़ अ अल्ट्रासोनिक वेव टू प्रोड्यूस अ मिस्ट। दे आर क्वाइटर एंड फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव होते हैं ये। मेस नेब्यूलाइज़र का होता है कि यूज़ अ वाइब्रेटिंग मेस टू प्रोड्यूस अ फाइन मिस्ट, दे आर पोर्टेबल, क्वाइट एंड इफिशियंट होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के नेब्यूलाइज़र होते हैं, आप चाहें तो इसका फिगर भी आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है टेक्निक फॉर यूजिंग अ नेब्यूलाइज़र, कैसे टेक्निक है इसका। आप इस टेक्निक को एज यूजुअल, जैसे कि आप सारे जैसे कि आप ये ड्राई पाउडर इन्हेलर पढ़ें, जैसे कि मेटर्ड डोज इन्हेलर पढ़ें, जिस तरीके से आपने टेक्निक्स देखा, सेम टेक्निक्स इसमें भी वही है। आप चाहो तो इसको रीड इट कर सकते हो आप, है ना। सारे पॉइंट सेम है, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा। क्या बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेजेस इसका क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, आप इसको पढ़ लेंगे। डिसएडवांटेजेस में क्या कह रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ट्रीटमेंट कैन टेक लॉन्गर कंपेयर टू इनहेलर। तो जो इनहेलर में डायरेक्ट आप अपना एफर्ट लगा के इनहेलेशनल प्रोसेस से करके मेडिकेशंस को अंदर ले रहे थे, उसके कंपेरिजन में ये जो हमारा है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। पोर्टेबिलिटी का बात करते हैं तो ट्रेडिशनली जेट नेब्यूलाइजर आर लेस पोर्टेबल होते हैं ड्यू टू देयर साइज एंड नीड टू बी पावर सोर्स। इसके लिए क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक तो ये एक हो गया डिमेरिट्स। दूसरा डिमेरिट्स हो गया थोड़ा साइज़ में बड़े होते हैं और नॉइजी भी होते हैं, इसलिए आसानी से पोर्टेबल करना भी इसको मुश्किल है, ठीक है। मेंटेनेंस की बात करते हैं तो रिक्वायर रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। ऑब्वियस सी बात है कि जो नेब्यूलाइजर है उसको प्रॉपर तरीके से हाइजीन किया जाता है, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप छोड़ दोगे तो वो मिस्ट जो है वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में रह जाएंगे उसमें, और जब वो मिस्ट उसमें रहेगा तो बहुत अलग अलग बैक्टीरियाज, फंगल इन्फेक्शन उसमें आके जम जाएंगे, और जब पेशेंट को दोबारा कभी यूज़ किया जाएगा तो साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ मिस्ट फॉर्म में मेडिसिन के साथ साथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज भी पेशेंट में चले जाएंगे। सो वी नीड टू रेगुलर चेकअप और रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द नेब्यूलाइजर। एडवांटेजेस इसका क्या है, इफेक्टिव डिलीवरी है, नो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कि सांस डीपली लो फिर छोड़ो फिर रोको, ये कोई कोऑर्डिनेशन वाला लफड़ा नहीं है इसमें। एक बार मास्क लगा लो, स्विच ऑन कर दो, देन आफ्टर दिस इट इज़ ओके। जैसे कि आप ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कैसे लगाते हैं उस तरीके से नेब्यूलाइजर इसमें लगते हैं, ठीक है। टिप्स फॉर इफेक्टिव यूज़ जो है, अच्छे से यूज़ करने के लिए आप इसको क्लीन करें। रिप्लेसमेंट करें कब, रिप्लेस द नेब्यूलाइजर पार्ट्स जैसे कि ट्यूबिंग हो गया, मास्क, मेडिकेशंस कब,
एज रिकमेंड टू मेंटेन इफेक्टिवनेस एंड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप कर सकते हैं। प्रॉपर टेक्निक रखें जिसके कारण से क्या हो सकता है, इफेक्टिव यूज़ हम कर सकते हैं नेब्यूलाइजर का एक पेशेंट पे। आफ्टर केयर क्या कर सकते हैं वो पॉइंट्स आप देख सकते हैं। स्टोरेज, मॉनिटरिंग, फॉलो अप, ये सारे पॉइंट्स को आप रीड आउट कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। नाउ द फोर्थ नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर। पहले इस इंस्ट्रूमेंट को आपको दिखा देता हूं मैं, जिसको हम SMI कहते हैं। ये बिल्कुल कह सकते हो कि नेब्यूलाइजर आपने पढ़ा ना, जैसे मिस्ट फॉर्म में मेडिकेशन दे रहे हैं, ये भी वही है, बस डिवाइस अलग है। सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, बस डिवाइस अलग है। फिगर में इसका दिखा देता हूं। ये देखो, ये जो है फिगर हमारा, ये देखो, इसमें माउथ पीस बना हुआ है। इसमें मास्क हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें माउथ पीस ऑलरेडी बना हुआ है। आप देख सकते हो डोज रिलेटेड बटन दे रखा है, डोज रिलीज बटन माउथ में रख के उसके बाद जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वो मिस्ट फॉर्म में मेडिकेशन हमारे माउथ से होते हुए रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फास्टर काम करेगा एज कंपेरिजन टू द नेब्यूलाइजर, क्योंकि इसमें हम अपना एफर्ट लगाएंगे। वही वाला फिर से प्रोसेस करेंगे, पहले एक्सहेलेशन अच्छे से, इनहेलेशन, देन आफ्टर माउथ में एक्सहेलेशन के बाद प्रॉपर जब एयर बाहर निकल जाएगा, एक्सहेलेशन के बाद इसको रखेंगे, प्रेस द बटन टू रिलीज द मेडिकेशन, होल्ड द एयर फॉर द 10 to 8 सेकेंड, देन आफ्टर एक्सहेल आउट। ये प्रोसेस है जस्ट लाइक अ DPI, ठीक है। ड्रग सॉरी पाउडर वाले थे ना हमारे, एक मिनट, ये तो हो गया हमारा सॉफ्ट मिस्ट। एक मिनट, ड्राई पाउडर इनहेलर, जैसा हम लोगों ने ड्राई पाउडर इनहेलर का यूज़ करा, जैसे जैसे प्रोसेस किया। दूसरा मेटर्ड ड्रग इनहेलर, तो ये जो दोनों में हम लोगों ने यूज़ करा प्रोसेस, वही टेक्निक इसमें भी यूज़ करेंगे हम लोग। सिंपली पढ़ सकते हैं पॉइंट्स को, ओके। Soft mist inhaler SMI device used to deliver medications to the lungs in the form of a slow moving mist. It is designed to improve the delivery of inhaled medications by producing a fine slow moving mist होंगे that increases the time of medication spent in the lungs. Here's a detail. तो जाहिर सी बात है ना, सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर का नाम का मतलब ये क्या हो गया कि इसमें स्लो मूविंग मिस्ट होंगे, जो ज़्यादा देर तक वो मिस्ट पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह सकेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, वो मेडिकेशन जो सॉफ्ट मिस्ट है वो अगर ज़्यादा देर तक हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मेडिकेशन का इफेक्ट लंबे समय तक पेशेंट को शो करेंगे। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो कार्टिलेज, माउथ पीस होंगे, एक्ट्यूरेटर होगा, डोज इंडिकेटर्स होगा, ये सारे पॉइंट सेम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख सकते हो कैसे काम करेंगे। थर्ड, कॉमन एप्लीकेशंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की ज़रा बात समझेंगे, एक मिनट। Generation of mist. The device uses a mechanical energy such as a spring to convert the liquid medication into a fine mist. तो याद रखना, इसमें मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, वो क्या करते हैं कि लिक्विड मेडिकेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं सॉफ्ट मिस्ट पार्टिकल में, जो कि स्लो मूविंग होते हैं। Slow mist delivery. The mist is released slowly, allowing more medications to reach the lungs with each inhalational. कॉमन एप्लीकेशन अस्थमा के केस में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं,
टेक्निक्स फॉर यूजिंग SMI, कैसे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं ये देखिए। वही देखो एक्सेल वाला सारा पॉइंट्स बिल्कुल सेम है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज। पहला ड्राई पाउडर इनहेलर, और दूसरा है मेटर्ड ड्रग इनहेलर, डोज इनहेलर सॉरी। तो दोनों के केस में जैसे हम लोगों ने यूजिंग किया था टेक्निक, वही सेम टेक्निक है इसमें। आप एक बार इसको रीड खुद से कर सकते हो। किसी भी पॉइंट्स को मैं छोड़ नहीं रहा, ये मत समझना कि सर रीड नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। प्लीज़ आप प्रॉपर तरीके से जब देखोगे तो प्रॉपर तरीके से ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, गारंटीड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी एडवांटेजेस देख सकते हो आप, इसके डिसएडवांटेजेस भी आप देख सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर टिप्स फॉर इफेक्टिव यूज़ के लिए, जैसे प्रॉपर इनहेलेशनल करना होगा आपको, रेगुलर क्लीनिंग करना होगा, चेक डोजेस, आफ्टर केयर कैसे करेंगे पेशेंट का, तो वो स्टोरेज, मॉनिटरिंग, एजुकेशन दो पेशेंट को। कंक्लूज़न क्या निकलता वो देख लीजिए। सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर आर एन इफेक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली मेथड फॉर डिलीवरिंग इनहेल्ड मेडिकेशंस offering improved drug delivery and ease of use compared to some other inhaler types। प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए जिससे ये अच्छे तरीके से पेशेंट पे काम कर सकेगा। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ द स्टीम इनहेलेशनल। तो स्टीम इनहेलेशनल को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टीम इनहेलेशनल आप जनरल लाइफ में आप करते हो। जैसे कि आप देखते होगे कि जब किसी का नाक जम जाता है या फिर नाक प्रॉपर तरीके से ब्लड वेसल्स उसकी मतलब कह सकते हो कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण से क्या होता है, नेजल चैम्बर भी बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नोज के थ्रू नहीं हो पाती है। तो क्या करते हैं, विक्स को लेते हैं, पानी में, गर्म पानी में डालते हैं, ऊपर अपने टॉवल डालते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, उसकी स्टीम को हम लेते हैं ताकि हमारे नेज़ल ओपनिंग जो है वो खुल जाए। तो स्टीम इनहेलेशनल बस वही है। आप ये सारे पॉइंट्स खुद से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो आप चाहो तो इसमें देख सकते हो, देखो क्या लिखा है, स्टीम इनहेलेशनल इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड फॉर रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन, जैसे कि कोल्ड्स, साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस के केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोल्ड्स, कफ कोल्ड जब हो जाता है ना, सर्दी जुकाम, तो नाक जाम हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टीम का, वेपर का हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन, गर्म पानी को करके भी हम टॉवल रख के वेपर को हम इनहेल करते हैं ताकि हमारी जो भी नेज़ल ओपनिंग जो हमारी है वो ओपन नहीं है वो ओपन हो जाए। इट इन्वॉल्व्स द इनहेलिंग वाटर वेपर टू हेल्प लूजन म्यूकस, सूदेन इरिटेटेड नेजल पैसेज एंड एलिविएट कंजेशंस। तो जो भी आपको कंजेशन हो रहा है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन के हो सकता है कि ज़्यादा म्यूकस के सिक्रेट होने के कारण से जाम हो गई है नोज़ का, या फिर कफ होने के कारण से आपका ट्रैकिया या लैरिंग्स आपका वो जाम हो चुका है, कंजेशन हो रही है आपको, तो उस केस में हम नोज़ और माउथ के थ्रू वेपर लेते हैं और ये जब स्टीम वेपर हमारे वाटर फॉर्म में जब जाते हैं तो ये सारे के सारे म्यूकस को लूज़ कर देते हैं, जो भी इरिटेशंस हो रहे थे, कंजेशन हो रहे थे, वो सबको प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर और हीट लेते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। सूदनिंग इफेक्ट करता है, तो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। कॉमन एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कोल्ड्स एंड फ्लू में, साइनोसाइटिस के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में और एलर्जी के केस में हम यूज़ कर सकते हैं इसका। इक्विपमेंट नीड्स क्या क्या चाहिए, एक बॉबल चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, एक टॉवल चाहिए, एक ऑप्टिमल एडेटिव्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे जिसमें आप उसको यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है आप बिल्कुल होम मतलब अपने घर पे रेमेडीज़ के तौर पे आप इसको यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हो। कैसे प्रोसीजर, ये सारे प्रोसीजर को आप एक बार देख सकते हो।
सेफ्टी प्रिकॉशंस, टिप्स फॉर इफेक्टिव यूज, एडवांटेजेस इसका, 8 नंबर डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क इसका, एंड लास्ट में कंक्लूजन। ये सारे आप पॉइंट पढ़ सकते हो। तो आप देख सकते हो, अगर मैं एडवांटेजेस की पहली बात करता हूँ, एडवांटेजेस से भी पहले हम क्या बात करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस की। अवॉइड बर्न, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा अगर गर्म पानी होगा, बी काउजन विथ बॉइलिंग वाटर टू अवॉइड बर्न्स, कीप योर फेस एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द हॉट वाटर। पता चला कि वो हॉट स्टीम के कारण से आपका फेस कहीं बर्न ना हो जाए, या फिर नेजल के म्यूकस मेम्ब्रेन भी बहुत सॉफ्ट होते, वो कहीं डैमेज ना हो जाए। सुपरवाइज चिल्ड्रन, इंश्योर दैट चिल्ड्रंस आर सुपरवाइज ड्यूरिंग स्टीम इनहेलेशन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। चिल्ड्रंस को या फिर बच्चे को जो यूज़ करना चाह रहे हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से बताओ कि इसका कैसे यूज़ होता है, ताकि जब बच्चे इसका यूज़ करें तो वो एक्सीडेंट से या कुछ चीज़ों से वो बच सके, जैसे फेस बर्न से बच सके, वो गर्म पानी हो सकता है कि उसके बॉडी पे गिर जाए, तो उस तरीके से वो बच सके। हाइड्रेशन की क्या बात है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बिफोर एंड आफ्टर स्टीम इनहेलेशन टू स्टे हाइड्रेटेड। आप क्या करोगे कि जब आप वेपर ले रहे हो तो वेपर लेने से पहले और वेपर लेने के बाद आप पानी ज़रूर पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें, ठीक है। लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, डू नॉट इनहेल स्टीम फॉर मोर देन 10 to 15 मिनट्स एट अ टाइम टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड डिहाइड्रेशन। ज़्यादा देर तक करोगे तो हो सकता है कि डिहाइड्रेशन ही होने की चांसेस है, हो जाए, या फिर ये भी प्रॉब्लम है कि बर्न होने की भी चांसेस है म्यूकस मेम्ब्रेन की, एज वेल एज फेस की, एज वेल एज नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की भी बर्न होने की संभावनाएं होती है। तो टिप फॉर इफेक्टिव यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ऐड एसेंशियल ऑयल, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसेंशियल ऑयल लाइक यूकैलिप्टस, पिपरमिंट और टी ट्री ऑयल टू द वाटर फॉर एडिशनल थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। तो आप जो वाटर को गर्म कियो बॉयल में और उसको आप जो इनहेल करने वाले उसमें आप कुछ ऑयल्स को भी मिक्सअप कर सकते हो, ठीक है। थेरेप्यूटिक बेनिफिशियल्स भी बहुत सारे ये सब के होते हैं कि जब आप ले रहे हो तो साथ साथ में आपको क्या करेगा, सर्दी जुकाम से भी आपको छुटकारा मिलेगा, कोई तरह का अगर इन्फ्लामेशन है तो उससे भी आपको दूर होगा, अगर कोई तरह का इन्फेक्शन हो रखा है बैक्टीरियल या वायरस तो उससे भी आपको उससे सिम्टम्स से भी आपको रिलीफ मिलेगा। रेगुलर सेशन पे आप ये कर सकते हैं। परफॉर्म स्टीम इनहेलेशन 2 to 3 times a day फॉर मैक्सिमम रिलीफ ड्यूरिंग द एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशंस। क्लीन इक्विपमेंट्स रखेंगे, क्लीन द बॉल एंड द टॉवेल आफ्टर ईच यूज टू मेंटेन द हाइजीन। तो ये इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस हो गए एज वेल एज इफेक्टिव यूज़ हो गए। एडवांटेजेस क्या, ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, प्रोवाइड्स रिलीफ विदाउट द नीड फॉर मेडिकेशन। इसमें कोई मेडिकेशंस अगर नहीं भी डाल के करोगे तो भी चलेगा, ये नेचुरल रेमेडीज़ है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा पैसे लगने नहीं है, इमीडिएट रिलीफ भी मिलता है। जिस किसी पेशेंट को साइनस हो जाते हैं ना, उसके देखना कि नेजल के जो चैम्बर्स हैं ना, पॉलिप होने के कारण से वो चैम्बर ब्लॉक कर जाता है, जिसके कारण से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वैसे पेशेंट जो है आराम से स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस तो आप देख सकते हो, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, हमेशा के लिए रिलीफ नहीं मिलता है। प्रोवाइड symptomatic relief but does not treat the underlying cause of respiratory condition. Not suitable for everyone. People with certain conditions such as severe asthma or heart problem, जिसको बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है या सीवियर अस्थमा है, वो पेशेंट इसका यूज़ ना करें, और नहीं भी करते हैं कई लोग, ठीक है। वो उसको सूटेबल नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड कर देगा उसके बॉडी को, और जब डिहाइड्रेटेड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को और वो बढ़ा देगा। तो यहाँ पे आपका ये जो है स्टीम इनहेलेशनल हो गया है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग ये आप पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे आपके जो है इनहेलेशनल रूट यहाँ पे आपके ख़त्म होते हैं सारे के सारे। बाकी के जो कुछ रूट बच गए हैं, जैसे कि आपके बच गए होंगे इंट्रा आर्ट्रिकुलर रूट, है ना। तो इंट्रा आर्ट्रिकुलर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंट्रा आर्टेरियल नहीं लिख रहा हूँ मैं, आर्टरी में नहीं, आर्ट्रिकुलर ज्वाइंट्स में, आर्टिकुलर। तो इंट्रा आर्ट्रिकुलर जो हमारा ये छूटा हुआ है इसको कवर कर लेंगे हम लोग, और बाकी का जो हम लोगों का है वो है ट्रांसडर्मल रूट। सारे के सारे ये बचे हैं ट्रांसडर्मल
तो ट्रांसडर्मल रूट जो है वो सब हम कवर करेंगे, और इंट्रा आर्टेरियल एक लास्ट बच गया था, उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो है आपका सारा का सारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद इस जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीरीज़ इतना लंबा चल रहा था उससे आप लोगों को भी छुटकारा मिलेगा। सो होप सो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, इंजॉय करते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसडर्मल रूट। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, देन आफ्टर इंट्रा आर्टिकुलर भी हम लोग पढ़ेंगे। सो ट्रांसडर्मल रूट में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन जेल, ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सारे डिफरेंसेस को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू।